Okay, today's topic is about L1 and L2 regularization. First of all, what is regularization and why we need the regularization here? हमें क्या जरूरत है रेगुलराइजेशन यूज करने की या फिर उससे हमें क्या फायदा होगा? सबसे पहली चीज एक चीज आपने रिमेंबर करना है, हमारे पास अलग अलग टाइप एक यू कैन से दैट मॉडल जब परफॉर्म करता है ना, तो परफॉर्म करते वक्त हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? whenever we are basically creating any you can say model here, तो हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं। नंबर वन, हियर यू कैन सी, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को लाजमी चेक करनी चाहिए और आपको सुनना चाहिए, जो आगे बहुत काम आता है। ठीक है, नंबर वन टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली द ओवर फिटनेस। चल क्यों ओवरफिटिंग, दूसरा होता है हमारे पास अंडरफिटिंग। ये दो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर एआई के ऊपर काम कर रहे होते हैं। Whenever you are creating or basically building a model to predict something from your data, you can face these problems here. नंबर वन, जब आप ओवरफिटिंग की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? एक चीज याद रखें, एक होता है हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी, दूसरा है हमारे पास टेस्टिंग एक्यूरेसी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी में और टेस्टिंग एक्यूरेसी में फर्क क्या होता है? एक चीज याद रखें, जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो, आप मॉडल को एक ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड करते हो। हमने देखा था क्या किया था, हमने डेटा सेट को स्प्लिट कर दिया था दो हिस्सों में, एक ट्रेनिंग सेट, एक आपका टेस्टिंग सेट। जब आप ओवरफिटिंग की बात करते हो, उसका मतलब होता है कि हाउ वेल योर मॉडल इज नोइंग द ट्रेनिंग डेटा। मतलब जिस डेटा पे आपका मॉडल ट्रेन हुआ है उसको वो कितना अच्छी तरीके से जानता है। अगर आप यहां पर देखते हो कि जो अभी आप लोगों ने यू कैन से दैट प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं, आयरिस लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, मॉडल, और इसके अंदर हम यहां पर लीनियर रिग्रेशन कॉल करवा लो, सिंपल। ठीक है, क्या हो जाता है इसको, एंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल को मैं यहाँ पर ट्रेन कर लेता हूँ डॉट फिट। पर फिट करने के लिए मुझे डेटा चाहिए होगा, पहले मैं डेटा को ट्रेनिंग टेस्ट फिट कर लेता हूँ। आयरिस एक्स ट्रेन, क्योंकि मेरे पास बहुत हो गए हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेक्स्ट, एक्स ट्रेन, और ये हो गया आपका टेस्ट, ये हो गया आपका वाई ट्रेन, और ये हो गया आपका वाई टेस्ट। ठीक है, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं df dot I location from all rows from 0 to हमें चाहिए -2 तक, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा ये y दे दिया हमने, पर हमें इसमें चाहिए सारी रोज, सिर्फ सेकंड ना कॉलम, और यहीं पर आपका आ गया टेस्ट स्प्लिट।
अच्छा मैंने क्या किया वो ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसको जरा इंपोर्ट कर लेते हैं। नहीं किया, चलाया नहीं था मैंने। 0.25% और रैंडम स्टेट हमने दे दिया 52। ठीक है, अब दोबारा इसको करते हैं। हमारा आइरिस का lr.fit और इसके अंदर आपने उसको अपना आइरिस का एक्सट्रेन कॉमा आइरिस का वाई ट्रेन प्रोवाइड कर दिया। नाउ व्हाट इज ट्रेनिंग एक्यूरेसी? ट्रेनिंग एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हाउ वेल योर मॉडल नोज योर ट्रेनिंग डेटा, मतलब आप जिस जिस डेटा पे आपने उसको ट्रेन किया वो उसको कितनी अच्छी तरीके से जानता है। अगर आपका मॉडल अभी स्टार्ट किया, अगर आपका मॉडल आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को ही नहीं पहचान रहा, दैट मीन्स योर मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि वो जिस पे ट्रेन हुआ है वो उसको ही नहीं जानता। लेकिन अगर आपका मॉडल आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करके आपको दे रहा है, व्हाट डज इट मीन्स? डज इट मीन्स कि आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? नहीं, आप नहीं कह सकते स्टिल कि आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, जब तक आपने उस पे ये प्रोड्यूस नहीं किया, प्रेडिक्ट नहीं किया वो डेटा जो उसने कभी देखा नहीं था। जब आप दोनों चीजों को कंपेयर करोगे, ठीक है। अब अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग में क्या फर्क है? जब आप ओवर फिटिंग की बात करोगे, इसका मतलब होता है कि जो आपका डेटा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसको प्रेडिक्ट कर देता हूं, आइरिस प्रेडिक्ट, यानी एक काम करते हैं ट्रेन प्रेडिक्ट कर देता हूं, मतलब ट्रेन डेटा सेट के ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, हमारे RSLR डॉट प्रिडिक्ट करवाया, प्रिडिक्ट के अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया वही सेम जो हमने इसको एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग दिया था, ठीक है। टेस्टिंग के लिए यही सेम, बट क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, दिस इज टेस्ट, और यहाँ पर भी हमने इसको प्रोवाइड कर दिया टेस्ट। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर R2 को एरर प्रिंट करना है फॉर दी ट्रेनिंग R2 स्कोर, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है, और उसके लिए हम यूज करेंगे R2 स्कोर, और यहां पर आप दे दोगे वही आपका आइरिस का वाई ट्रेन कॉमा और ट्रेनिंग प्रिडिक्शन। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास एक्यूरेसी कितनी आ रही है ट्रेनिंग डेटा सेट की, 0.93। इसका मतलब आपका मॉडल जिस पे ट्रेन हुआ है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है और पहचान भी रहा है और प्रिडिक्ट भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा हमारे इस ओवर फिटनेस पे आ जाते हैं, अंडर फिट ओवर फिटनेस पे। इसका मतलब ट्रेनिंग में आपके पास कितना आ गया, 93% फॉर एग्जांपल। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग एक्यूरेसी की। जब आप ओवर फिटनेस की बात करोगे तो यहाँ पर टेस्टिंग एक्यूरेसी कितनी होगी या क्या होगा, यही सेम चीज हम प्रोवाइड कर देते हैं हमारे टेस्ट के लिए, और बस यहाँ पर हम ट्रेन की जगह टेस्ट, और ये भी हो गया टेस्ट। अब इसके अंदर आपके पास एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 0.93% एग्जैक्ट। इसका मतलब एग्जैक्टली सेम आ रही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी यहां पर एक्यूरेसी आ जाती है 50%, यानी R2 स्कोर आपके पास आ रहा है 0.50। व्हाट डज इट मीन्स? दैट मीन्स योर मॉडल इज ओवर फिटिंग।
अगर आपका मॉडल यहां पर ट्रेनिंग एक्यूरेसी 93%, 80%, 95% दे रहा है, इसका मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट को तो वो बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहा है, लेकिन वो डेटा सेट जो जिसपे वो ट्रेन हुआ नहीं, जो कभी उसे मिला नहीं, उसे वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स योर मॉडल इज ओवर फिटिंग, दैट मीन्स योर मॉडल इज शोइंग ओवर फिटनेस। अब ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका मतलब आपका मॉडल कभी भी सही रिजल्ट नहीं देने वाला। जिस पे ट्रेन हुआ है उसको तो जानता है, लेकिन जिस पे नहीं हुआ है उसको वो पहचान ही नहीं पा रहा। तो नया डेटा भी मैं इसको दूंगा तो उसका भी सही रिजल्ट नहीं देगा ये। अब अंडर फिटिंग क्या होता है? अंडर फिटनेस का मतलब होता है कि आपका मॉडल ट्रेनिंग एक्यूरेसी हो या फिर आपकी टेस्ट एक्यूरेसी हो, दोनों में कम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको आ गया इसका 50% और ये आ गया फॉर एग्जाम्पल 49%। This is known as the under fitness of your model. That means आपका मॉडल ना ट्रेनिंग पे परफॉर्म कर रहा है वेल, ना ही आपके टेस्टिंग सेट के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसका मतलब जिस पे वो ट्रेन हुआ है उसी भी वो अच्छा नहीं पहचान पा रहा। जब उसको अच्छा नहीं पहचान पा रहा तो आपके टेस्टिंग को भी कभी भी वो अच्छा नहीं जान सकता। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। अब ये जर्नलाइजेशन क्या होती है? जनरलाइजिंग का मतलब होता है कि अगर आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी और आपकी टेस्ट एक्यूरेसी दोनों अच्छी है, जैसे कि इसका आपने दे दिया फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80%, ठीक है, और आपकी टेस्टिंग आ रही है 79%, दैट मीन्स नाउ योर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटा सेट को भी प्रेडिक्ट कर रहा है अच्छी तरीके से और टेस्टिंग को भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी तकरीबन सेम ही आ रही है। दैट मीन्स आपका मॉडल यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हमें इस ओवर फिटनेस को कैसे खत्म करें? देखो, अंडर फिटनेस को तो आप खत्म कर सकते हो बाय चेंजिंग पैरामीटर्स। आप डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करो, आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, आप कोई दूसरे मॉडल अप्लाई कर सकते हो सकता है आपके डेटा सेट के अंदर कोई ऐसा यू कैन से दैट क्या कहते हैं फीचर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप उस फीचर को एनालाइज कर सकते हो, आप अपनी ये अंडर फिटनेस खत्म कर सकते हो। लेकिन ये ओवर फिटनेस कैसे खत्म की जाए? क्योंकि मॉडल तो प्रेडिक्ट कर रहा है, मॉडल जिस पे ट्रेन हुआ है उसको तो प्रेडिक्ट कर रहा है, बस टेस्टिंग को नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, जिस पे ट्रेन नहीं हुआ उसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। तो इस ओवर फिटनेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? When we are talking about regression, we have two terminologies here. Number one is L1 regularization, and number two is L2 regularization. L1 को हम कहते हैं रिज रेगुलराइजेशन। अब रिज और लासो, रिज क्या है? मैंने क्लास में मैंने आपको कल कहा भी था कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप पढ़कर आ जाएं कि रिज रेगुलराइजेशन होती क्या है, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। सॉरी, उल्टा कह दिया। L2 आपका रिज होता है और L1 आपका लासो कहलाता है। दिस इज योर लासो रेगुलराइजेशन एंड दिस इज योर रिज रेगुलराइजेशन। ठीक है, अब रिज और लासो में फर्क क्या है एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस? These regularization techniques are being used to avoid under fitness or over fitness of your model, regression model. जो आपका मॉडल ओवर फिटनेस दिखा रहा है उस चीज को हम यहां पर यू कैन से दैट अवॉइड कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। अब कैसे खत्म करेंगे? लासो कैसे काम करता है, रिज कैसे काम करता है, लेट मी शो यू। अब रिज की तरफ हम आते हैं। व्हाट इज रिज? रिच रिग्रेशन बेसिक रेगुलराइजेशन क्या करता है कि आपका जो ये अंडर फिटनेस किस तरीके से परफॉर्म होती है या कैसे होती है ओवर फिटनेस। ओवर फिटनेस में क्या होता है कि आपका जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को पहचान रहा होता है, टेस्टिंग को पहचान नहीं रहा होता है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एरर के ऊपर कुछ ऑप्शंस या यू कैन से दैट एक अलग से एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है, हम यहाँ पर एक वैल्यू कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि जब लॉस रिड्यूस हो रहा हो, कभी कभार क्या होता है कि जब ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने ग्रेडियंट डिसेंट आप लोगों को समझाया था कल कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से ग्रेडियंट डिसेंट बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। अब आपका लर्निंग रेट इसको चेंज करता रहेगा, आपका लॉस रिड्यूस होता रहेगा, कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस होता रहेगा, आप कहां पहुंच जाओगे, ग्लोबल मिनिमा की तरफ पहुंच जाओगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका जो मॉडल है, वो जो ग्रेडियंट डिसेंट है, वो इस तरीके से चल रहा होता है तो ये भी ग्रेडियंट डिसेंट, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक होती है ग्लोबल मिनिमा और एक हम कहते हैं लोकल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, ये जो आपका जो नियर टू जीरो आ जाए, दिस इज योर ग्लोबल मिनिमा। एक होता है आपका लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा होता है ये जो आप एक कर्व देख रहे हो, इस कर्व में भी एक जीरो पोजीशन है, दिस इज नॉन एज लोकल मिनिमा। एग्जैक्टली। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लॉस फंक्शन रिड्यूस हो रहा है, होते होते इधर पहुंच गया, इसके बाद ये रिड्यूस होना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समझेगा कि मैं ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच चुका हूं। जब ये ग्लोबल मिनिमा पहुंच गया तो इसका रिड्यूस करना ही नहीं है अपने आप को। अब रिड्यूस नहीं करना तो हमारे पास रिजल्ट्स तो हमेशा गलत आएंगे। अब ओवर फिटनेस क्या होती है, जिस पे ट्रेन हुआ है उसको तो ये ऑलरेडी जानता है, उसको ये ऑलरेडी जान रहा है, लेकिन जो डेटा इसको न्यू मिला है वो यहीं पर जाके स्टॉप हो जाता है, अब वो आगे जाएगा ही नहीं। तो अब हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसको हम कहते हैं MSE प्लस लैम्डा स्लोप स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास रिच का, दैट इज एच थीटा ऑफ XI माइनस YI। क्या है ये फॉर्मूला, क्या ये आपका एरर है, प्रेडिक्टेड पॉइंट माइनस एक्चुअल पॉइंट, एरर, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर माइनस लैम्डा स्लोप स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो गई। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉस एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो लोकल मिनिमा पे स्टॉप हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो अब ये क्या करेगा, आपके इस एरर रेट को प्लस कर देगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा देगा। जैसे ही आपका एरर बढ़ गया ग्रेडियंट डिसेंट, फिर उसका आपका लॉस फंक्शन रिड्यूस करना शुरू कर देगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे ही हम यहां पहुंच गए, आपका रिच क्या करेगा, इसके अंदर प्लस कर देगा आपका ये कॉफिशिएंट। जब ये प्लस हो गया लॉस इंक्रीज हो गया, लॉस इंक्रीज हुआ, ग्रेडियंट समझेगा कि भाई अभी भी रिड्यूस हो सकता है, ये फिर इसको रिड्यूस करना शुरू करेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका इस, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे अटक जाता है तो रिच क्या करेगा, इसके अंदर ये कोएफिशिएंट ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, फिर वापस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। लूप नहीं करेगा, सिर्फ लॉस फंक्शन में आपका लॉस जो होगा ना, जो आपका एरर है, उस एरर में प्लस कर देगा एक कोएफिशिएंट। मल्टीपल टाइम्स नहीं करेगा, जब वो लोकल मिनिमा पे स्टक हो गया। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। कभी कभार अगर फॉर एग्जांपल आप लर्निंग रेट की बात करो, हमने लर्निंग रेट रखा था, अगर आपका लर्निंग रेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मैंने कहा था उस पर दो चीजें हो सकती हैं, आपका मॉडल अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है और खराब भी हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर वो लोकल मिनिमा पे पहुंच के स्टक हो गया, क्योंकि जब बहुत स्लो है तो आपकी मूवमेंट भी बहुत स्मॉलर होगी, जब मूवमेंट स्मॉलर है तो लोकल मिनिमा में पहुंचने का चांसेस ज्यादा है। अगर मूवमेंट बहुत बड़ी है तो फिर ग्लोबल मिनिमा पे चांसेस पहुंचने का बहुत कम है। तो हमें एक ऐसी मूवमेंट रखनी होती है ताकि आपका इजीली ये लोकल मिनिमा भी अवॉइड हो जाए और आप ग्लोबल मिनिमा के पास भी पहुंच पाओ। अब कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी वजह से आपके पास ये इधर आके स्टक हो जाएगा, इधर स्टक हो गया, वो फर्दर लॉस को रिड्यूस करेगा ही नहीं। रेगुलराइजेशन क्या करती है, इस चीज को निकालने के लिए काम आती है। अब जब आप रिच की बात करते हो, रिच में हमने क्या किया यहाँ पर लैम्डा, अब ये लैम्डा कोफिशिएंट की वैल्यू आपने अपने हिसाब से, यू कैन से दैट, आप डिसाइड करते हो कि आप क्या वैल्यू इसके अंदर रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ये रैंडम इनिशियलाइजेशन है, आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, आपने ये वैल्यू इतनी रखनी है कि ये जंप ना करे। अगर ये जंप करेगा तो अगेन आपके पास डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें जंप नहीं करवाना, पर इतना वैल्यू रखनी है कि आपके लोकल मिनिमा से वो बाहर आ पाए। आइडियल आप रखते हो 1 हो गया, 1.3 हो गया, 1.2 हो गया, इस तरह से आप वैल्यूज डाल सकते हो। आइडियल इसकी कोई भी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, डेटा कितना बड़ा, जितना बड़ा डेटा होगा लॉस उतना बड़ा होगा, एरर उतना बड़ा होगा, तो ये उस पर डिपेंड करता है। आइडियल लोकेशन कुछ भी नहीं है, आइडियल वैल्यू कोई भी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, रिजल्ट अच्छा आता है तो वेरी गुड, नहीं तो 1.2, नहीं तो 1.3, इस तरीके से हम इसको बढ़ाते जाएंगे। आई होप समझ आ गया हो कि रेगुलराइजेशन हो क्या रही है और क्यों कर रहे हैं। अंडर फिटनेस, ओवर फिटनेस को खत्म करने के लिए, ओवर फिटनेस, ठीक है, अंडर फिटनेस को नहीं, ओवर फिटनेस को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी सवाल है, यू कैन स्टिल आस्क मी एनी वैल्यू यू मे आस्क। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां पर आता हूं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका यहां पर आ गया डेटा, ठीक है, आपका लॉस इधर रुक गया, जब इधर रुक जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए लॉस की, 0, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मिनिमा का मतलब क्या होता है, नियर टू 0, ग्लोबल था टोटल नियर टू 0, पर जब यहां पर अटक गया तो उसके लिए यही ग्लोबल मिनिमा है, तो लॉस क्या बन जाएगा आपका, 0। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये लॉस है ना आपका, ये एरर है ना आपका, अगर एरर 0 है, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस फॉर एग्जाम्पल हमने कहा लैम्डा की वैल्यू हमने रख दी 1, अब स्लोप कितना है वो तो आप आइडेंटिफाई होगा कि स्लोप क्या बन रहा है। अब स्लोप फॉर एग्जांपल बन रहा है 1.3, ठीक है, होल स्क्वायर, क्या वैल्यू आ जानी चाहिए यहां पे, ये हो जाएगी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3, क्या हो गया भाई, वहां चेक करो, 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 1.69 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑलवेज 1.69, तो आपके पास अब लॉस कितना बन गया 1.69। अब ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट डिसेंट इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। जब रिड्यूस करना स्टार्ट किया तो फिर हम यहां से बाहर आ जाएंगे। अगर फिर यहां अटक गया, अगेन आपका डिफरेंस एरर 0 हो जाएगा, एरर रेट। जब एरर रेट 0 हो गया तो अगेन उसके अंदर आपका यहां पर कोफिशिएंट ऐड किया जाएगा, फिर से लॉस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो रिच और लासो आप इसलिए अप्लाई करते हो। अब दोनों पे खुद करेगा, खुद करेगा, आपको सिर्फ ये कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। ग्लोबल मिनिमा पे आके इसने फिर वापस नहीं, ग्लोबल मिनिमा पे नहीं करेगा, ग्लोबल मिनिमा पे आके नहीं करेगा। किसका, देखो फर्क है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू चेंज करता हूं, अब जैसे ही मैंने इसको चेंज किया खुद ब खुद इसको पता चल जाएगा कि मैं ग्लोबल मिनिमा से दूर जा रहा हूं। जब वो दूर जा रहा है तो वो चेंज ही नहीं करेगा।
लेकिन यहां जब मैं निकला तो आपको स्टिल यू कैन सी दैट वी आर सो मच अवे फ्रॉम द ग्लोबल मिनिमम। तो कॉस्ट फंक्शन तो वैसे ही वैसा का वैसा ही रहेगा। इधर आके कॉस्ट फंक्शन जीरो थोड़ी होता है, इधर आके लॉस जीरो होता है। जब लॉस जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास, ठीक है, इधर आएगा तो कॉस्ट फंक्शन भी जीरो हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा पे। हमने जो लास्ट टाइम यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया था, यहां पर देखो मैंने क्या रखा था, कॉस्ट फंक्शन एंड थीटा 1। इस जगह पर आके कॉस्ट फंक्शन जीरो होता है, ठीक है। इधर आके सिर्फ लॉस जीरो हो सकता है, लेकिन कॉस्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन तो बहुत दूर है यहाँ पे। कॉस्ट फंक्शन तो यहाँ पर, जब कॉस्ट फंक्शन आपका जीरो हो जाएगा, ये अपना लासो अपना काम करना बंद कर देगा। तो ये दोनों चीजें ना, कॉस्ट फंक्शन अलग है, लॉस अलग है। लॉस मतलब एरर, ठीक है, एरर अलग चीज है, कॉस्ट फंक्शन अलग चीज है। कॉस्ट फंक्शन अगर जीरो पे आ जाएगा, इसका मतलब अब आपका मॉडल या फिर आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है वो प्रोड्यूस हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब एक और चीज है लासो। लासो भी ऐसे ही अप्लाई करता है, लेकिन लासो का फायदा क्या, मतलब हमें कब लासो यूज करना चाहिए, कब रेज यूज करना चाहिए। अब जब आप लासो की बात करते हो, कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं डेटा के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ा डेटा है। कभी कभार कुछ हमारे पास ऐसे फीचर्स होते हैं जो रिलेट ही नहीं कर रहे होते। अभी आप क्या कर रहे थे, जो चीज रिलेट नहीं कर रही थी उसको हम ड्रॉप कर रहे थे। अब डेटा इतना बड़ा है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम क्या करें, तब आप यूज कर सकते हो लासो रेगुलराइजेशन। अब लासो क्या करेगा, लासो का काम होता है कि वो फीचर्स जो कम रिलेटेड हैं टू अवर्स दी आउटपुट, आपके आउटपुट से कम रिलेटेड है, उससे वो खुद ब खुद निगलेक्ट कर देगा, पहले खुद से ही निकाल देगा उसको। रिमूव नहीं करेगा, पर उसके ऊपर ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करेगा, उसके ऊपर ट्रेनिंग का प्रोसेस अप्लाई नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी परफॉर्म किया, इसके अंदर अगर कोई ऐसा फीचर है, जैसे कि यहां पर एक ये फीचर था जो आपके पास नहीं बना रहा था, यू कैन से रिलेशन, ठीक है, सेपल बिट, ये रिलेशन नहीं बना रहा है। आपको अगर इसको रिमूव करना है, आपने खुद से रिमूव करना है, और खुद से आप रिमूव करोगे तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेटा बहुत छोटा है, पता भी चल रहा है। डेटा अगर आपके पास मिलियंस की फॉर्म में, तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं चलेगा कि ये रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा। रिलेशन बहुत कम होगा, मिनिमल रिलेशन होगा। लासो क्या करेगा, इसको निगलेक्ट कर देगा, इसको एज ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर ट्रेन नहीं करेगा। तो हम ये दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज रिज और लासो रेगुलराइजेशन, सो यू कैन यूज इट नाउ। फॉर एग्जांपल आपको sklearn के लिए चाहिए, एक चीज याद रखें, जब भी आपको किसी भी मॉडल के बारे में ये मालूम करना है कि कौन सा मॉडल किस लाइब्रेरी के किस मॉड्यूल से मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये सारे मॉड्यूल्स हमें sklearn से मिल जाएंगे। sklearn की अपनी खुद की डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, डेट शोज एवरी सिंगल थिंग। आई नो दैट कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि अब हमें तो मालूम है हमें क्या अप्लाई करना है, but we does not know from where we will get the ridge or lasso regularization here. For example, for that just use ridge regularization. Now here you can see, ये आपको बताएगा कि sklearn में आपको ridge regularization कहाँ मिलेगी, linear model dot ridge। यहीं पर आपको देख सकते हो पैरामीटर्स भी आपको बता रहा है, ठीक है। इस पैरामीटर्स के अंदर आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स, आप पैरामीटर ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी अभी अप्लाई करके दिखाता हूं कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहला पैरामीटर अल्फा, दिस इज दैट वैल्यू जो मैंने आपको कहा था, जो आपने खुद से आइडेंटिफाई करनी है, अपनी तरफ से प्रोवाइड करनी है। अब मैथमेटिक्स पढ़ने का मकसद क्या था, अल्फा। दिस इज नॉट द लर्निंग रेट, दिस इज नॉट द लर्निंग रेट। जब आप रिच पे अप्लाई कर रहे थे, यहां पर मैंने आपको कहा था एरर रेट के साथ ये वैल्यू अप्लाई करनी है आपने।
तो हमें ये प्रोवाइड करना था। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये वैल्यू इसको 1 दे रहा है, ठीक है। अल्फा का साइन नहीं है, ये एसके लर्न वाले इसको अल्फा कह रहे हैं, ठीक है, वरना वो लैम्डा का साइन है, बिल्कुल सही बात। इसी के साथ आपके पास और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे आपके पास दिस इज द टॉल वैल्यू एंड दिस इज द अल्फा जो मैंने आपको बताया था। वो जो लर्निंग रेट, वो यहाँ पर इसको आप TOL के नाम से जानते हो, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा है 0.0001, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। आपके पास रैंडम स्टेट का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग रैंडमली पहले उसको रैंडमाइज किया जाए, फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग अप्लाई की जाए, तो वो भी बेहतर ऑप्शन है। तो आपको ये भी करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि बायसनेस खत्म हो जाती है आपके मॉडल की। बायस का मतलब होता है किसी भी एक चीज को तो वो प्रेडिक्ट कर रहा होगा, लेकिन दूसरी चीजों को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को अगर आपको खत्म करना है तो आप यहाँ पर रैंडम स्टेट भी अप्लाई कर सकते हो। किसको? न्यूट्रल मतलब समझा नहीं। वो तो होता है, लेकिन मैं समझ में नहीं आया। किसको? लासो रिग्रेश उसका रिच का एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ। टू अवॉइड ओवर फिटनेस ऑफ योर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल वन थिंग। ओवर फिटनेस कब अप्लाई होती है? जब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है, टेस्टिंग को प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। और ये चीज कब होगी? जब आपका ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर आपकी वैल्यू लॉस आपका 0 हो जाता है, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर ग्लोबल मिनिमा है ही नहीं। कॉस्ट फंक्शन तो चेंज है, लेकिन लॉस 0 है। अब लॉस को मैं जितना मर्जी रिड्यूस करने की कोशिश करूं, वो रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो तो 0 है, वो लोकल मिनिमा पे आके रुक गया। अब उसमें हम क्या करते हैं, प्लस एक ऐसी वैल्यू प्लस कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उस लोकल मिनिमा से बाहर आ जाता है, उसको हम कहते हैं रिच। लासो क्या करेगा? लासो का काम होता है किसी भी वो फीचर्स जो रिलेशन ही नहीं बना रहे आपके मॉडल के साथ, यानी आपके प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ रिलेशन नहीं बना रहे, उनको वो खुद ब खुद नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है, किक आउट कर देता है, उनको एज अ टाइम ऑफ ट्रेनिंग यूज ही नहीं करता, उससे कोई रिलेशन बनाने की कोशिश ही नहीं करता, ठीक है। दोनों कब नहीं अप्लाई कर सकते? दोनों नहीं कर सकते, दोनों हम नहीं करते, क्योंकि देखो ये दोनों रेगुलराइजेशन है। या तो आप इस तरीके से रेगुलराइज कर सकते हो, या तो आप ऐसा रेगुलराइज कर सकते हो। दोनों करना है तो फिर टेक्निक दूसरी है, एक और है, उसमें फिर आपको यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप बेसिकली फीचर स्केलिंग को नाम देते हो आप उसको। फीचर स्केलिंग का काम ये होता है कि वो फीचर्स जो बेसिकली रिलेशन बना रहे होते हैं वो हम रखते हैं, नहीं होते तो उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। वो बात की कहानी है। अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इसके बारे में कि अल्फा है क्या, हियर यू कैन सी दैट इट्स टोल्ड यू। क्या कह रहा है? कांस्टेंट दैट मल्टीप्लाइज द L2 टर्म, जो मैंने आपको वहां पे बताया, ये वही वैल्यू है, वही लैम्डा की वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही थी। अभी यहाँ पे मैंने समझाया ना आपको, इस फॉर्मूला में देखो, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द स्लोप, ऐसा ही है। तो ये भी वही तो बता रहे हैं आपको, जब मल्टीप्लाई होगी आपकी L2 टर्म। L2 टर्म क्या है? L2 टर्म ये पूरी टर्म है ना आपकी, दिस इज कंप्लीट टर्म हियर। इसी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो एरर रेट था, इसको तो छोड़ दो आप, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आपकी अल्फा की वैल्यू, ये आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा है। कंट्रोलिंग द रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ मस्ट नॉन नेगेटिव, क्योंकि आप इसको माइनस में नहीं डाल सकते, अगर माइनस में करोगे तो अगेन वही बात हो जाएगी, वो बाहर आ ही नहीं सकता। एरर रेट ज्यादा होगा तो कम किया जाएगा, एरर रेट कम होगा तो कम कैसे करेंगे? आई समझ में? तो इस वजह से हम लोग इसमें देखते हैं। फिर अगर आपको और चीजों के बारे में देखना है, जैसे कि आपका फिट इंटरसेप्ट है, इसके अलावा कॉपी एक्स है आपके पास,
मैक्स इटरेशंस है आपके पास कितनी होनी चाहिए, एंड टोल आपको यहाँ पे ये बता रहा है। दिस इज द कोफिशिएंट दैट यू कैन यूज, ठीक है। आप ये कोफिशिएंट आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो जो आप नॉर्मली यूज करते थे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, जिसको हम अल्फा का नाम भी देते थे। तो यहाँ पर आप वो वैल्यू अप्लाई कर सकते हो। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ तो हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैं इसको फिर भी यूज करके देखता हूँ। मैं यही सेम रिजल्ट्स अब निकालना चाह रहा हूँ रेंज रेगुलराइजेशन के साथ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, 95 आपके पास पता नहीं कैसे आ रहा है, देखते हैं। मेरे पास 93 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अगेन फ्रॉम sklearn डॉट, कहां पर था देखो और मुझे बताओ, फिर मुझे तो पता है, खैर आप लोग बताओ। लीनियर मॉडल में से मिलेगा मुझे, तो मैं यहां पे लिखूंगा डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट, हमें क्या चाहिए, रिच ओनली, ठीक है। रिच क्लासिफायर भी होता है, लेकिन हम क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर अभी काम नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ रिच को इंपोर्ट कर रहे। अब ये रिच आपके पास मिल गया, इसी का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आयरिस के लिए ऊपर बनाया था लर्निंग रेट, मैं सॉरी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, अब यहाँ पे बना रहा हूँ मैं हमारा रिच मॉडल इक्वल टू अगेन रिच। अब इसमें आप पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू हम डिफॉल्ट 1 थी, फिर भी मैं यहाँ पे 1 ही दे रहा हूँ, कॉमा। इसके अलावा आपके पास रैंडम स्टेट अगर आप देना चाहते हो तो वो दे दो भले, कोई मसला नहीं है। बाकी लर्निंग रेट बिल्कुल सही था 0.001। अगर पैरामीटर दोगे तो अल्फा बाय डिफॉल्ट वैल्यू दोगी वो उठाएगा, पैरामीटर्स देने ना। अब आपने इस पे क्रिएट कर दिया, इसी को हमने आयरिस रिच को बेसिकली अब ट्रेन करना है, और ट्रेन करने के लिए हमने सिंपली इसको प्रोवाइड कर दिया हमारा आयरिस का एक्स ट्रेन कॉमा आयरिस का वाई ट्रेन। ट्रेनिंग हो चुकी है, ठीक है। लेट्स प्रेडिक्ट समथिंग, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा से आयरिस ट्रेन प्रेडिक्ट अंडरस्कोर आर लिख देता हूँ फॉर द रिच, ठीक है। आयरिस रिच डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट में हमने इसको प्रोवाइड कर दिया हमारा ट्रेन वाला सेम एक्स ट्रेन, ताकि हम पहले ये चेक कर सकें प्रिंट ट्रेन रिच R2 score which is equals to R2 स्कोर, जहां पे आप प्रोवाइड कर दोगे आपका आयरिस का वाई ट्रेन कॉमा और ये प्रेडिक्शन। नाउ हियर यू कैन सी कोई चेंजेस नहीं आए हमारे पास, क्योंकि मॉडल हमारा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। लेकिन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम उसको कहते हैं जहां पर आप अपने इन्हीं पैरामीटर्स को चेंज करके रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हो। मतलब अभी आपने यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या रखी थी, 1, और मैं कह रहा हूं अगर अल्फा की वैल्यू मैं 2 रखूं तो क्या होगा। लेट्स सी, दोबारा चला के देखते हैं। देखो फर्क आ गया, 936 था 935 हो गया। अगर मैं कह रहा हूं नहीं थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 3 पे ले जाते हैं, हो सकता है। देखो मेरे पर मैंने रैंडम स्टेट लगाया हुआ, तुमने रैंडम स्टेट दिया हुआ, मैं रखता हूं 10। अब आप देख सकते हो 10 पे मेरे पास रिजल्ट खराब हो रहा है, 1 पे रिजल्ट मेरा बेहतर था, पर 1 से नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, नीचे जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हम रिच क्यों अप्लाई करते हैं।
जब इधर फंस जाए, वो फंस ही नहीं रहा कहीं पे, उसको बार बार दूर ही कर रहा है ग्लोबल मिनिमा से, तो रिजल्ट्स आपके पास अच्छे नहीं आ रहे। अगर 0.5 भी करूंगा तो इतना फर्क नहीं आने वाला देखा जाए तो। लेट्स सी, ये और बेहतर हो गया, 0.937 हो गया आपके पास, पर ये इतना ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि पॉइंट में 7 का फर्क हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर बहुत बड़ा फर्क आ रहा हो तो हम कहेंगे कि हाँ भाई आप इसको यूज कर सकते हो। बट एक चीज प्रॉब्लम क्या है, दिस वाज द रिज। अगर आपको लासो रेगुलराइजेशन अप्लाई करनी है तो आप क्या करोगे, फॉर दैट यू विल गो अगेन एंड सर्च फॉर द लासो। एसके लोन एसओ एंड हियर यू कैन सी दैट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। यू कैन सी लासो भी आपको लीनियर मॉडल से मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, ये वही वैल्यू है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी डिफरेंट पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पैरामीटर जिसका नाम है मैक्स इटरेशन। मैक्स इटरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आती है। मैक्स इटरेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम हम कितनी इटरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हमारे पूरे कंप्लीट डेटा के ऊपर, कि बार बार जब ट्रेन हो रहा होता है तो इटरेशन परफॉर्म की जाती है। एक दफा आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आपका ग्लोबल मिनिमा पे नहीं आया, नेक्स्ट इटरेशन आपका और ज्यादा रिड्यूस हुआ आपका लॉस या कॉस्ट फंक्शन, फिर नेक्स्ट इटरेशन और रिड्यूस हुआ। कब तक करते रहना है? हमने कहा भाई मैक्सिमम 1000 होगा, जितना मर्जी करो जब तक ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुंच रहा। रैंडम स्टेट का काम ये थोड़ी था, रैंडम स्टेट का काम था यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों को बोला खड़े हो जाओ, 10 को बोला उधर जा, उसको बोला इधर आ, इधर को इधर आ, अब ये सारे शफल हो गए, अब इसके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं। रैंडम स्टेट का काम इससे कहां से? मैक्स इटरेशन का काम होता है एक चीज इटरेट कर रहा है, बार बार उसको चला रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यू कैन से दैट, ठीक है। बट इससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द सिलेक्शन साइकिल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइक्लिक एक होती है साइक्लिक, एक होती है रैंडम। इफ सेट रैंडम a random coefficient is updated every iteration rather than looping over features sequentially by the default, होगा क्या? जब आप लासो अप्लाई करते हो, लासो में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट आपने अप्लाई किया था ना, वहां पर हम एरर देख रहे थे पूरे रिजल्ट के ऊपर। ये जो आपके पास एरर था वो क्या था? कंप्लीट रिजल्ट था ना आपका प्रिडिक्ट होने के बाद। यहां हम ऐसे नहीं देखते, यहां हम क्या करते हैं, हर एक्स की वैल्यू के साथ अलग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर किसके साथ रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आ रहा, उसको हम आगे ट्रेन करना बंद कर देते हैं। लासो का काम क्या है? अगर किसी एक एक्स फीचर के साथ रिजल्ट में कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही, एरर कम नहीं हो रहा, लॉस कम नहीं हो रहा, उसको ट्रेन करना ही छोड़ देगा, ठीक है। अब साइक्लिक होगा तो वो क्या करेगा, सबको देखेगा। रैंडम होगा तो सबको रैंडमली देखेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप उस पर क्या अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने क्या कहा, अगर रिलेशन बनाएगा तो रिजल्ट में चेंज आएगा, जब रिजल्ट में चेंज ही नहीं आ रहा तो फिर परसेंटेज की कहानी ही नहीं है। अगर 2% भी चेंज आ रहा है चलेगा, पर जब रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा तो फिर तो इसका फायदा नहीं, तो उसको खुद ब खुद निगलेक्ट कर देगा। लासो का काम ये सिंपल, ठीक है। इसमें कोई सवाल है लासो कैसे अप्लाई होगा? नाउ इट्स अप टू यू, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि लासो कहाँ से मिलेगा, आपको लीनियर मॉडल से मिलेगा। इसी के ऊपर आप मुझे लासो रिग्रेशन अप्लाई करके दिखाएं और कंपेयर करें कि क्या आपके पास रिजल्ट्स बेहतर आते हैं कि नहीं आते। फर्स्ट कंपेयर इट, देन वी विल गो फॉर द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं। अभी आपने एक चीज नोट की, मुझे अगर पैरामीटर्स चेंज करने थे, मैं क्या कर रहा था, पहले एक पैरामीटर लगाया फिर रन किया, फिर दूसरे पैरामीटर्स चेंज किए फिर रन किया, फिर से पैरामीटर चेंज किए
फिर रन किया, कब तक आप कह सकते हो जैसा जब तक आपके पास अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो क्या मैं इसको ऑटोमेट नहीं कर सकता? यू कैन डू इट। कैसे करोगे? आपको सर लूप लगा दो फॉर एग्जाम्पल। नहीं नहीं, वो अलग चीज है यार, वो उधर नहीं जाओ। ट्रेड तो लूप तो इटरेट करेगा, उसका काम ही है लूप चलाना। वहां इटरेशन अलग थी, वो था जो ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें हो रहा है, उसकी आप छोड़ दें, क्योंकि बार बार कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस किया जाता है ना। आपने जो कल तक पढ़ रहे थे हम, कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, रिड्यूस हो रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट, कॉस्ट फंक्शन निकाला, अगर ग्लोबल मिनिमा नहीं है फिर चेंज करो, फिर नीचे लेकर आए, अगर ग्लोबल मिनिमा नहीं है फिर चेंज करो, फिर नीचे लेकर आओ, ऑप्टिमाइजर अप्लाई कर रहे थे। ये लूप चल रहा है ना, उसको बार बार चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, जब तक वो ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुंच रहा। वो उसकी एक्सट्रेशन थी। यहां मैं कह रहा हूं मैं डिफरेंट पैरामीटर्स यूज कर रहा हूं। यहां पर आपने देखा, पहले मैंने यहां पर अल्फा की वैल्यू 1 दी, फिर 2 चेक की, फिर 3 चेक की, फिर आपने कहा 0.5 चेक करो, 5 बार चलाया मैंने। तो ये चीज ऑटोमेट की जा सकती है, जिसको हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कहते हैं। और वो कैसे होगी वो मैं आपको अभी करवाता हूं। पहले आप मुझे लेसो अप्लाई करके दिखाओ, और फिर मैं आपको एक नया मॉडल में जरा वो डेटा सेट ढूंढूं, वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही हो। आप कोई से ही मशीन लर्निंग के मॉडल लेकर आ जाओ, स्टेप्स यही है। ऑब्जेक्ट बनाओ, फिट करो, प्रेडिक्ट करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, फिट करो, प्रेडिक्ट करो, ये 3 चीजें याद रखो बस। दोनों रखते हैं ना, मैंने जब समझा रहा होता हूँ ना फिर हम सो जाते हैं, पता है क्या, उस पर बड़ा। अच्छा, अगले थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपकी ओवर फिटनेस, हाँ एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। ओवर फिटनेस बेसिकली दिखती कैसे है, इसका मकसद क्या होता है और क्यों हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। देखो कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर वाई ट्रेन तो था ना, अगर मैं यहाँ पे कहूँ plt डॉट प्लॉट, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ हमारा ऐसे भी नहीं, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ओवर फिटनेस का मकसद पता है क्या होता है? ये देखो, एक मिनट, एक दफा देख लो यहाँ पे ओवर फिटनेस क्या होता है। ओवर फिटनेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप डेटा को ट्रेन कर रहे होते हो, अब दिस इज योर एक्स, सॉरी वाई, एंड दिस इज योर एक्स। मैं फिलहाल सिर्फ एक ही एक्स और एक ही वाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। हेयर आर सम ऑफ योर डेटा पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर योर डेटा पॉइंट्स, ठीक है। अब जब रिग्रेशन लाइन बनती है ना ओवर फिटनेस में, वो कैसे नजर आती है? वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो फिटनेस होगी वो इस तरीके से कॉल होगी। वही बता रहा हूं ना आपको। अब जब इस तरह की पॉइंट की आपके पास रिग्रेशन लाइन बन गई, इसको हम कहते हैं ओवर फिटनेस। मतलब जो ट्रेनिंग डेटा है उसको तो ये इजीली, देखो जो ट्रेनिंग था वही सेम आउटपुट दिया इसने, जो ट्रेनिंग था वही सेम इसने प्रेडिक्ट किया, जो आपका एक्चुअल डेटा था वही उसने सेम प्रेडिक्ट किया। अब जब नया डेटा आएगा जिसको ये जानता ही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटा इसने प्रोवाइड किया, एक्स की वैल्यू उसकी ये थी, पर इसको ये वैल्यू क्या देगा? अब देखो कितना फर्क है। अगर इसी जगह पे आपकी लाइन स्ट्रेट होती तो ये नियरेस्ट हो जाता। इस चीज को खत्म करने के लिए हम रिज अप्लाई करते हैं ताकि आपकी लाइन ऑटोमेटिकली ये हो जाए। अब एक सवाल आता है कि सर ये कैसे होता है? मैंने क्या कहा था, यहां पर आप फॉर्मूला को फोकस किया करें। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला के हिसाब से आपका एरर रेट 0 होना चाहिए। एरर रेट 0 कब होगा? अब फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के अंदर जब आपने डेटा प्रोवाइड किया, ये फॉर एग्जांपल प्रिडिक्ट भी उसने यही किया है, तो एरर रेट 0। अब हमने प्लस कर दिया उसके अंदर, फॉर एग्जांपल 2 प्लस कर दिया,
ठीक है, जब 2 प्रेस किया तो आपका अब जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनना चाहिए, इधर। तो ऑटोमेटिकली अब ये आपको रेगुलराइजेशन आपकी सीधी हो जाएगी, जो आपकी बेस्ट फिट लाइन बन जाएगी। इसी वजह से हम रिच को अप्लाई करते हैं, पर ये तब करोगे जब ओवर फिटनेस दिखा रहा हो, जब नहीं पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा जैसे हमने यहां पे पता किया था। हमने क्या किया, सबसे पहले रिग्रेशन लाइन प्रेडिक्ट की, ठीक है, मैंने प्रेडिक्ट किया ट्रेनिंग को, R2 स्कोर आया 93, मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट को बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेडिक्ट कर रहा है। जब मैंने टेस्टिंग को प्रेडिक्ट किया, अगर आपके पास R2 स्कोर 0.5 आ रहा है, मतलब 50% आ रहा है, 60% आ रहा है, इसका मतलब ओवर फिटनेस दिखा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन टेस्टिंग को वो अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ओवर फिटनेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अब ओवर फिटनेस दिखा रहा है, अब आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे पहले रिच। अगर रिच से कोई फायदा होता है तो वेरी गुड, अगर रिच से फायदा नहीं होता, अब रिच से फायदा कब नहीं होगा, जब प्रॉब्लम यहां पर ओवर फिटनेस की आ रही है किसी ऐसे एक्स के फीचर की वजह से जो रिलेट ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे एक्स की फीचर की वजह से रिजल्ट मसला आ रहा है जो रिलेट ही नहीं कर रहा, तो आप अप्लाई करोगे लास्ट। अब अगर रिस्क में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर आप लास्ट को ट्राई करोगे। अगर उससे हो जाती है, दोनों में से कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बेहतर जरूर आएगा इंशाअल्लाह। काफियों ने परफॉर्म कर लिया है और रिजल्ट्स काफी सबके पास अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं करके दिखाऊं परफॉर्म, मैं परफॉर्म कर लेता हूं। चलें एक काम करते हैं, सिंपली मेरे पास डेटा सेट अवेलेबल था और मैंने डेटा सेट को कहीं तो रखा था, हाँ मैंने रखा है इसको डेटा सेट के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। डेटा सेट के अंदर था और ये हमारे पास आ गया। ओके, नाउ आई नीड टू रीड दिस फाइल हेयर, और रीड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारा df। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ cellphone df which is equals to again pd dot read csv फाइल, एक्सेल नहीं, मैं csv फाइल, दोनों फाइलें थी उसके अंदर, एक्सेल की भी थी csv भी थी। एक्सेल रीड करना चाहो एक्सेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। अब क्योंकि मुझे पता है ये डेटा सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको दिया डेटा सेट स्लैश, और इसका नाम क्या था, हाँ ये पड़ा हूँ ना, इसका नाम है सेलफोन डेटा सेट से, ठीक है। हमने रीड करना है, रीड कर दिया है मैंने। सेलफोन df डॉट हेड, लेट्स सी व्हाट आर द पैरामीटर्स हियर, सॉरी फीचर्स हियर। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। हमें प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी का प्रेडिक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे प्राइस का। ये प्रोडक्ट आईडी जाहिर सी बात है, हर शॉप पे जाके आपको प्रोडक्ट आईडी चेंज ही मिलेगी, तो उसका तो प्रेडिक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम प्रोडक्ट आईडी को निकाल देते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप। वेरी गुड, ड्रॉप क्या करना है हमें, प्रोडक्ट आईडी ड्रॉप करनी है, तो उसका नाम हमने रख दिया, ये बड़ा है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा एक्सेस क्या होगा इसका 1, तो आप और साथ में इन प्लेस ट्रू, तो ऑटोमेटिकली आपका ये डेटा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप हो गया। अब मुझे x की वैल्यू अलग करनी है, y की वैल्यू मुझे अलग करनी है, तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर x की पहले बात कर लेते हैं हम। x इक्वल्स टू, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी चला जा चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा प्राइस से, तो फर्स्ट वाला कॉलम ही प्राइस का है, तो मुझे फर्स्ट वाला कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली आई लोकेशन के जरिए, नहीं x है ना, तो फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे चाहिए हमें, ऐसा ही है। तो हम एक काम करते हैं, आई लोकेशन
हमने कहा हमें चाहिए सारी रोज कॉमा कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि 0 वाला तो हमें चाहिए था, तो 1 से लेकर सारे कॉलम्स आपको x में चाहिए थे, और y के अंदर हम कह देते हैं अगेन सेल फोन डॉट आई लोकेशन, और अगेन हमने यहाँ पे कहा सारी रोज चाहिए लेकिन कॉलम सिर्फ 0 वाला चाहिए। लेट्स सी x के अंदर आपके पास वैल्यूज सही से आ गई हैं। आप चाहो तो इसकी नल वैल्यूज चेक कर सकते हो, तो कोशिश किया करें पहले नल वैल्यूज वगैरह चेक कर लिया करें, किसी भी डेटा सेट के ऊपर काम करें ताकि आपको पता चल जाए, वरना बाद में एरर आएगा तो फिर हम सोचते रहते हैं कि एरर आया कहाँ पे। ठीक है, अगर चेक कर लिया तो वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको टेस्ट एंड ट्रेन स्प्लिट कर देता हूँ, तो मुझे चाहिए, मैं C लिख रहा हूँ, C फॉर सेल फोन। ठीक है, C फॉर कुछ और नहीं है, सेल फोन x ट्रेन कॉमा सेल फोन x टेस्ट, और ये हो गया सेल फोन y ट्रेन और सेल फोन y टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर आप इसको अपना x कॉमा y प्रोवाइड कर दें, साथ में आप इसको टेस्ट साइज बताओगे, कितना रखा था टेस्ट साइज आपने, वो 100% वाला कौन है, टेस्ट साइज कितना था तुम्हारा, टेस्ट साइज उससे पूछ रहा हूँ। हाँ 20% आपने यहाँ पर टेस्ट साइज रख दिया, ओके। एंड रैंडम स्टेट हम इसको दे देते हैं 42, क्योंकि मुझे इसको रैंडमली रैंडमाइजेशन करने के बाद स्प्लिट करना है। ठीक है, आपके पास डेटा टेस्ट एंड ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट हो चुका है। अब प्रेडिक्शन करनी है, तो हमने कहा अगेन सी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और इसको हम बता देते हैं कि भाई हमारा मॉडल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, और इसको हमने यहाँ पर मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, और ये आपके पास डॉट फिट करते वक्त हम इसको ट्रेल हो गया ये तो, चलो ट्रेल ही सही, y train, and now your model is basically trained. Let's see how well it basically works on training data set. ट्रेनिंग सेट के ऊपर कितना अच्छा काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं प्रेडिक्ट ट्रेन, और इसको हम दे देते हैं, क्या होगा, इसमें कौन सी एक्स वैल्यू देनी चाहिए, भाई देख के जवाब दो, ऐसे ही बोल रहे हो, देखो तो सही क्या कह रहा हूं मैं। प्रेडिक्शन वैल्यू ऑफ ट्रेन निकालनी है मुझे, सी वाई क्यों दूंगा, वाई तो प्रिडिक्ट करेगा ना वो। फिट टेस्ट, अबे भाई ट्रेन का निकालना है, ट्रेन का हमने यहाँ पे निकाल दिया, मैं साथ साथ अब निकाल रहा हूं टेस्ट का। प्रिडिक्ट, अब कौन सा वैल्यू दूं उसको मैं, टेस्ट, वेरी गुड। दोनों प्रिडिक्शंस आपके पास आ चुकी हैं, मैं यहाँ पर दोनों चीजों का R2 स्कोर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ट्रेन R2 स्कोर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका R2 स्कोर। इसमें आप सबसे पहले प्रोवाइड करोगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग y, तो ट्रेनिंग का y कौन सा था, y ट्रेल कॉमा, दूसरा आपका था प्रिडिक्टेड वाला c प्रिडिक्टेड ट्रेन। दोनों को हम यहाँ पे कर देते हैं, अब ये टेस्टिंग के लिए हो जाएगा, तो दिस इज माय टेस्ट,
और इसकी जगह पर आ जाएगा टेस्ट और यहां पर भी हम लिख देंगे टेस्ट। नाउ हियर यू कैन सी हमारा जो मॉडल है वो जर्नलाइज फॉर्म के अंदर काम कर रहा है, ओवर फिटनेस नहीं निकाल रहा। देयर इज नो नीड टू अप्लाई रिज हियर। यहां पर रिज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ओवर फिटनेस नहीं आ रही। अगर ओवर फिटनेस आती तो रिज अप्लाई कर देते। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा होगा कि ये ट्रेनिंग आपका R2 नजर आ रहा है, ये तो आपको 95 नजर आ रहा होगा, लेकिन ये टेस्टिंग होगा इधर लिखा होगा 50, 0.50। 80s में भी आता है तो सही, लेकिन जब आप देख रहे हो, देखो मैंने क्या बताया, एक थ्रेशोल्ड रेशियो आप लोगों ने डिसाइड करना होता है। 80% एक्यूरेसी इज मोर देन इनफ। अ नॉर्मल ह्यूमन कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट समथिंग ऑन 80%। तो हमें भी 80% चांस होता है कि हम लोग सही जवाब प्रिडिक्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन अ ह्यूमन माइंड कुड नॉट प्रिडिक्ट 100%ली, तो ये कैसे कर सकता है? तो 80% इज इनफ, यू कैन से दैट एक्यूरेसी के आपको आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। अब जो आपका रिज था मैं वो यूज कर रहा हूं यहां पर, लेकिन विथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए एक और मॉड्यूल है, जरा यहां पे एक दफा फोकस करें, दैट इज नॉन एज ग्रिड सर्च सीवी। आप सर्च कर सकते हो sklearn grid search cv। there is a documentation for grid search cv। मैं बार बार डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ओपन कर रहा हूं ताकि आपको ये पैरामीटर्स दिखा सकूं। ग्रिड सर्च सीवी आपको कहां से मिलेगा? देखो, मॉडल सिलेक्शन से आपको ग्रिड सर्च सीवी मिल जाए। ग्रिड सर्च सीवी यूज्ड फॉर दी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है? ये बार बार हम रिच के अंदर पैरामीटर्स चेंज कर रहे थे खुद से मैनुअली, हम चाह रहे हैं सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाए, तो उसके लिए ग्रिड सर्च सीवी का बहुत अच्छा हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय दी sklearn लाइब्रेरी और मॉड्यूल। इसके अंदर आपके पास कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब पैरामीटर्स में आपको सिंपली दो पैरामीटर्स समझा देता हूं, बाकी पैरामीटर्स हम टाइम टू टाइम यूटिलाइज करते रहेंगे फिलहाल, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। एक चीज है नंबर 1 एस्टीमेटर। एस्टीमेटर क्या होता है? एस्टीमेटर इज, उस पे देखो, छोड़ दो उसको, इधर देखो। एस्टीमेटर क्या होता है? एस्टीमेटर इज बेसिकली द मॉडल इटसेल्फ जो आप यूज कर रहे हो, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फॉर एग्जांपल रिज रेगुलराइजेशन मॉडल, लासो रेगुलराइजेशन मॉडल, ये सारे एस्टीमेटर्स हैं। दूसरा आपको पैरामीटर नजर आ रहा हो, दैट इज पैरामीटर ग्रिड। ये ग्रिड क्या होता है? पैरामीटर ग्रिड का मतलब है आपने वो पैरामीटर्स की वैल्यूज बतानी है जिनको आपने बार बार चेंज करवाना है। जैसे कि रिच के अंदर आप क्या चेंज कर रहे थे? अल्फा की वैल्यू चेंज कर रहे थे। तो अगर आपको अल्फा की वैल्यू चेंज करनी है, आप इस ग्रिड के अंदर बताओगे उसको कि ये अल्फा है, अल्फा की ये 10 वैल्यूज हैं, खुद ब खुद 10 वैल्यूज चेंज करो और मुझे ये बताओ बेस्ट अल्फा कौन सा है। जब आपको बेस्ट मिल जाएगा, वो तो आपने, वही तो कह रहा हूं, एक नहीं देनी ना, आपने 10 देनी है। रैंडमली होता है, रैंडमली देना है आपको। ठीक है, इट इज अ रैंडम, यू कैन से वैल्यू जो आप खुद से प्रोवाइड करोगे। अब ये हर पैरामीटर को अप्लाई करेगा, रिजल्ट्स अगर बेहतर आती हैं तो आपको बता देगा कौन सा पैरामीटर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस पॉइंट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसको अगर आपने यूज करना है, यू कैन यूज इट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर रिच क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आप अपना यहां पर रिच का एक रिच का रिग्रेसर मॉडल क्रिएट कर दो यहां पे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं CRR कर रहा हूं जस्ट बिकॉज इट इज रिच रिग्रेसर। ठीक है, रिच का मॉडल मैंने यहां पे क्रिएट कर दिया, कोई पैरामीटर नहीं प्रोवाइड कर रहा मैं इसको फिलहाल, कुछ भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिंपली आपके पास बन गया।
अब हमें चाहिए हमारा ग्रिड सर्च सीवी। कहां से मिलेगा? फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट grid search CV. Once it is imported, now you can create, for example मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसको C grid equals to grid search CV. अब यहाँ पर आपने सारा काम करना हो। सबसे पहली चीज एस्टिमेटर। एस्टिमेटर में आप बेसिकली इसको बताओगे कि आपका एस्टिमेटर कौन सा है। मुझे यूज करना है रिज, तो मैंने इसको डायरेक्ट हमारा रिज वाला ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। दिस इज योर रिज ऑपरेटर हियर। इसके बाद एक और पैरामीटर था जिसका नाम था पैरामीटर ग्रिड। मैं एक वेरिएबल यहां पे बना रहा हूं जिसका नाम है फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स सिंपल इक्वल्स टू दिस इज द पैरामीटर ग्रिड। अब इस ग्रिड के अंदर आपने डालना क्या होता है? सबसे पहली चीज, कौन सा पैरामीटर आपने चेंज करना है? अल्फा। तो आप यहां पे की में लिखोगे अल्फा, डबल डॉट। लिस्ट में प्रोवाइड करोगे अल्फा की वैल्यूज। जैसे कि आपने पहले कहा भाई सबसे पहले तो 1 जो डिफॉल्ट है वो यूज करें, फिर 2 यूज करें, फिर 3 यूज करें, फिर 6 यूज करें, 8 यूज करें, 9 यूज करें, 10 यूज करें। अब ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 अल्फा की वैल्यू चेंज करता रहेगा और आपको रिजल्ट निकालता रहेगा। जिस पैरामीटर पे सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको ये उस पे अप्लाई करके दिखा देगा। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास था पैरामीटर ग्रिड which is equals to, यहां पर आप ऊपर अपने पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दोगे। अब ये एक था अल्फा, आप चाहो इसके अंदर वैल्यूज चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक और पैरामीटर इसका नाम था मैक्स इटरेशन। क्या? किसकी? अल्फा की? जितनी मर्जी दे दे, कोई मसला नहीं। अब एक था आपके पास पैरामीटर मैक्स इटरेशन, तो आप वो भी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास एक होता टॉल, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। आप डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बस उसकी की सेम होनी चाहिए जो उस पैरामीटर का नाम था। अगर ये पैरामीटर आपके एस्टिमेटर में नहीं होगा तो आपका ये ग्रिड सर्च सीवी उसको प्लेस नहीं कर पाएगा और आपके पास एरर आ जाएगा। तो जो पैरामीटर, तभी मैं बार बार sklearn की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि उस पैरामीटर का नाम एक्चुअल है क्या। वही एक्चुअल नाम आपने एज अ की यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं, सिर्फ हम अल्फा की बात करते हैं। सिंपल इज दैट। इसको हमने रन किया, आपका ग्रिड सर्च सीवी यहाँ पर बन चुका है। अब इसको हमें ट्रेन करना है तो हम इसी को ट्रेन करेंगे डॉट फिट के जरिए। वही सेम ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। आपको पता है आपका एक्स ट्रेन कौन सा है, दिस इज योर एक्स ट्रेन। आपको पता है आपका वाई ट्रेन कौन सा है, एंड हियर यू कैन सी योर वाई ट्रेन। ये रहा, ट्रेन करें, इसने इसको ट्रेन कर दिया। अब ट्रेन हो गया, आप चाहो तो इससे प्रिडिक्शन भी ले सकते हो, प्रिडिक्ट भी करवा सकते हो। इसने ऑटोमेटिकली बेस्ट पैरामीटर अप्लाई करने के बाद एक कंप्लीट मॉडल तैयार करके आपको दिया है। पर मुझे चेक करना है कि बेस्ट पैरामीटर्स कौन से हैं, ताकि पैरामीटर्स लेके मैं अपना मॉडल दोबारा से चलाऊं और मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ सके। मुझे वो पैरामीटर्स चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, आपका यही सी ग्रिड डॉट बेस्ट पैरामीटर्स। अब एक ऑप्शन ऊपर भी नजर आ रहा होगा, बेस्ट एस्टिमेटर। आप मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई ये सारे चेक करे, जो बेस्ट मॉडल परफॉर्म कर रहा है वो भी मुझे निकाल के दे, तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। वरना हमें हर चीज अलग अलग, फिर हर के लिए अलग अलग, कैटेगोरिकल के लिए भी काम करेगा। पर अब ऐसा नहीं है, तुम कैटेगोरिकल के साथ एक रिग्रेसर का भी डाल दो तो रिजल्ट हमारे पास अच्छे नहीं आने वाले। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो रिग्रेसर वाला काम नहीं करेगा वहां पे। नाउ दिस इज योर पैरामीटर्स को। ठीक है, अब इसको हम चला के देखते हैं। नाउ हियर यू कैन सी इट सेज बेस्ट अल्फा इज 8। अगर मैं 8 अल्फा अप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट्स बेस्ट आने चाहिए। ठीक है, इसके साथ एक और चीज भी आती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर स्कोरिंग। स्कोरिंग में आप यहाँ पर अलग अलग स्कोर्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको कह दिया भाई R2
तो ये इसको ट्रेन करेगा, लेकिन इसको R2 स्कोर मिलेगा नहीं। तो R2 स्कोर चेक करो, R2 स्कोर का नाम क्या है। स्कोरिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्कोर्स हैं। वैसे प्रोवाइड करना है वैसे सही है, नहीं तो हम वहां से ही दे देते हैं इसको। एक मिनट को कहाँ गया, ये रहा। एक काम करते हैं, R2 की जगह पे इसको देते हैं हम लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हाट इट सेज। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। नीचे जाओ, एरर दिखाओ। एरर तो नहीं है, एरर नहीं है। चलाते हैं। अब आपके पास अल्फा 1 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्योंकि स्कोरिंग मुझे R2 स्कोर के ऊपर बेसिस पे निकालना था, अब मुझे देखना है इसका बेस्ट स्कोर क्या है। तो वो भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। जैसे आपका डॉट, ये हो गया आपका बेस्ट स्कोर। तो ये आपको यहाँ पर नन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये नॉट अ नंबर वैल्यू आ रही है। एक मिनट, स्कोर क्यों नहीं आ रहा। स्कोरिंग फंक्शन क्योंकि मैंने उसको प्रोवाइड किया हुआ है तो वो उसको निकाल नहीं पा रहा। हाँ, पैरामीटर्स देने पड़ेंगे मुझे। बेसिकली यहाँ पर अगर R2 स्कोर मैं यूज़ कर रहा होता तो उसके लिए मुझे इसको ज़रा चलाना है। R2 स्कोर को नहीं जान पा रहा। मीन स्क्वायर है हमारे पास। देखो R2 स्कोर का क्या नाम रखा है इसमें, सिंपल R2। R छोटा है तो इसको देते हैं हम R2। हाँ, अब सही आएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मुझे बेस्ट स्कोर चाहिए तो मैं डॉट स्कोर निकालता हूँ ना। हेयर यू कैन सी आपके पास बेस्ट स्कोर आ रहा है 0.92। तो आप यहाँ पर डिफरेंट स्कोरिंग भी रख सकते हो। जिस तरह मैंने R2 रखा है, आप चाहो तो इसके अंदर मीन स्क्वायर एरर भी डाल सकते हो, आप चाहो इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर भी डाल सकते हो। आप तीनों भी एक साथ यूज कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ स्कोरिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आज के लिए इतना काफ़ी है। इस पे आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मैं एक और आप लोग